चलो पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन थियरी में कंटिन्यू करो। पॉइंट नंबर क्या है? 14। देखो, इट इज द पॉइंट at which the convex curve converts into concave, and concave curve converts into convex. I repeat, it is the point at which convex curve converts into concave and concave part converts into convex. तो बहुत सारा जगह पे पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन आता है ऐसा। Is that clear? कॉन्वेक्स कॉन्केव में कन्वर्ट होता है, कॉन्केव कॉन्वेक्स में कन्वर्ट होता है। तो अपने को दिखता नहीं है लेकिन है बहुत सारा पॉइंट्स ऐसा। क्लियर? सो दीज आर योर पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। अभी इसमें 2 पॉइंट लिखो। सबसे पहले पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ standard normal variate. Standard normal variate are z is equal to plus or minus 1. Z is equal to plus or minus 1. Second, points of inflection of normal variate, points of inflection of normal variate are x is equal to mu minus sigma and x is equal to mu plus sigma. दोनों में फर्क क्या है? ये दोनों पॉइंट में फर्क क्या है? हाँ, वर्डिंग्स का फर्क है। ये वाले पॉइंट में वर्ड आता है स्टैंडर्ड, चेक करो, अंडरलाइन करो, हाईलाइट करो। और ये वाले पॉइंट में खाली नॉर्मल वेरिएबल ऐसा वर्ड आता है, स्टैंडर्ड वर्ड नहीं आता है। इज दैट क्लियर? सो दिस इज योर पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। फिर नेक्स्ट पॉइंट नंबर 15 लिखो। 99.73% of the values, 99.73% of the values of a normal variable lies between mu plus or minus 3 sigma। क्योंकि हमने कल ही देखा था z का वैल्यू शुरू होता है 0.0 से, लास्ट कहां तक जाता है 3.0। तो ये साइड और ये साइड प्लस और माइनस 3 सिग्मा। क्लियर? फुल स्टॉप लिखो। हेंस वैल्यूज आउटसाइड दिस लिमिट, हेंस वैल्यूज आउटसाइड दिस लिमिट is as low as 0.27%। मतलब इसका ये है कि हमने जो कर्व बनाया ना,
ये टोटल एरिया अंडर द कर्व 1 लेता है हम लोग, लेकिन ये कितना टका कवर करता है? तो इट इज कवरिंग ओनली 99.73%, इसलिए इसका आंसर कभी 1 नहीं आएगा। इज दैट क्लियर? एंड कितना कवर नहीं कर रहा है? तो इट इज 0.27%, कवर नहीं कर रहा है। और जो कवरेज है, तो यहाँ पे तुम्हारा म्यू है, तो ये आएगा -3 सिग्मा और ये आएगा +3 सिग्मा, ऐसा। इज दैट क्लियर? तो दोनों बाजू माइनस प्लस। क्लियर? दिस इज अ थियोरेटिकल एमसीक्यू, समझ में यूज नहीं होता है। नेक्स्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये ध्यान से करो। हेडिंग दो, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ब्रैकेट में लिखो CDF। जैसा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, तुम क्या करता है, फ्रीक्वेंसी को टॉप टू बॉटम ऐड करता है, वैसा क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी है। तुम प्रोबेबिलिटी को टॉप टू बॉटम ऐड करता है। लिखो, इट इज डिनोटेड एंड गिवन बाय, इट इज डिनोटेड एंड गिवन बाय capital F of X is equal to P of X less than equal to small x। बेसिक फॉर्मूला ये है इसका। क्लियर? एग्जाम्पल, 2 coins are tossed and X denote number of heads। तो तुम्हारा XI कॉलम क्या बनेगा? 0, 1 and 2। तुम्हारा PI कॉलम बनेगा 1/4, 2/4 and 1/4। तुम्हारा CDF बनेगा, मतलब तुमको क्यूमुलेट करना है प्रोबेबिलिटी, विच इज 1/4, फिर 3/4 and this becomes 4/4। प्रोबेबिलिटी ऐड किया टॉप टू बॉटम, बराबर। अभी नोटेशन वाइज अगर मैं देखूं, तो सपोज मुझे कैपिटल F of 1 फाइंड करना है, तो मेरा प्रोबेबिलिटी होएगा x लेस देन इक्वल टू 1, मतलब कैन आई से इट विल बी 0 and 1। सो दिस विल बी 1/4 प्लस, मतलब ये हो जाएगा 3/4। और यू कैन डायरेक्टली राइट F of 1 मतलब ये। क्लियर? तो ये डिस्क्रीट लेके समझाया मैंने, तो इट इज इजी टू अंडरस्टैंड इन डिस्क्रीट। क्लियर? इसको क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बोलते हैं। ये 12 में था, लेकिन ज्यादा इतना डेप्थ में नहीं था। ओके, अभी इसमें एक इंटेलिजेंटली डिजाइन्ड एमसीक्यू है जो मॉड्यूल में ये लोग इंस्टीट्यूट में पूछता है। अंडरस्टैंड दिस। कितना पॉइंट टॉस किया है? तो अगर मैं इधर 3 लिखूं, समझो, मतलब 3 हेड्स, एक्स इज नंबर ऑफ हेड्स ना, तो 0, 1, 2 आएगा, वो अपने को भी मालूम है, मैक्सिमम 2 आएगा। 3 लिखूं तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या आएगा? तो उसका क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या आएगा? 4/4, मतलब 1 आएगा। ये 1 हो गया ना, तो 1 + 0 इज 1। इसका मतलब ये है कि कैपिटल F of X 1 होता है अगर वो हायर वैल्यू को एक्सीड करता है। x अगर हायर वैल्यू को एक्सीड करता है तो कैपिटल F of X क्या है? 1। अभी यहाँ पे चेक करते हैं, 0 से कम, समझो ये -1 होता तो प्रोबेबिलिटी क्या होता? तो मेरा क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी क्या होता? 0। मतलब 2 एमसीक्यू बनता है। कैपिटल F of X is 0 when
x is less than 0 and capital F of x is when x is मतलब हायर वैल्यू से ज्यादा x का वैल्यू रहेगा तो कैपिटल F ऑफ x 1 तो ये 1 ही क्यूमुलेट होएगा और लोअर वैल्यू से कम रहेगा तो इट विल बिकम 0। तो ये दो पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछता है कंफ्यूज करने के लिए। फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सेम पॉइंट, ये जो भी लिखा हमने डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लिखा था, फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कॉमा CDF is equal to phi of A. This is the notation. CDF is phi of A. Phi of A का मतलब सेम ही आएगा probability of x less than equal to small x. This is your z is equal to 0, लेकिन समझो z is equal to a यहाँ पे है तो ये a वाला पॉइंट या फिर उससे कम मतलब ये पूरा तुम्हारा phi of a होएगा। This will be phi of a, a या a से कम वाला पूरा, अगर राइट हैंड साइड पे पॉइंट है तो। लेकिन समझो अगर लेफ्ट हैंड साइड पे पॉइंट है तो मेरा शेडिंग क्या आएगा, ए या ए से पूरा कम, दैट इज योर phi ऑफ ए। तो दोनों केस में phi ऑफ ए का मतलब होता है इट इज एरिया फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। इज दैट क्लियर? लिखो ऐसा, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। 17 लिखो, एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी ये बाइनोमियल में भी था, पॉइसन में भी था और यहां पे भी है। एडिटिव प्रॉपर्टी देखो, if x and y are two independent normal variables, if x and y are two independent normal variables such that, कॉमा करके नेक्स्ट लाइन में ऐसा लिखेगा, x follows normal distribution with parameters mu1 comma sigma 1 square, मतलब मीन एंड वेरिएंस। y follows normal distribution with parameters mu2 comma sigma 2 square, then x plus y follows normal distribution with parameter mu1 plus mu2 and root of sigma 1 square plus sigma 2 square। और ये तुम्हारा मीन है एंड सिंस यहाँ पे रूट आया इसलिए ये तुम्हारा क्या हो गया, SD हो गया। एंड द लास्ट पॉइंट, देखो, देयर आर टू मेथड्स, there are two methods of fitting a normal distribution. There are two methods of fitting a normal distribution. One, ordinate method, and second, एरिया मेथड। इसको मार्क करके रखो, दिस इज थियरी एमसीक्यू, थियरी में आता है। मेथड ऑफ फिटिंग
नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा, इट कम्स इन थियरी. चलो क्लियर है. अद्वैत कल तू आया नहीं था, तू अटेंड किया था ऑनलाइन तो, लेकिन समझा तेरे को. चलो लेट्स स्टार्ट विथ पेज 341 पे. वी आर लेफ्ट आउट विथ क्वेश्चन नंबर 21. पेज 341 पे क्वेश्चन नंबर 21. फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ नॉर्मल कर्व बोला है. मार्क करो, अंडरलाइन करो, नॉर्मल कर्व. स्टैंडर्ड वर्ड नहीं है. अगर स्टैंडर्ड वर्ड होता तो हम कैलकुलेट ही नहीं करते, सीधा प्लस और माइनस 1 लेते. लेकिन यहाँ पे नॉर्मल कर्व बोला है, मतलब पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है नॉर्मल कर्व का. पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू प्लस और माइनस सिग्मा. तो उसके लिए तुमको म्यू चाहिए और सिग्मा चाहिए. तो उसके लिए तुमको पीडीएफ दिया हुआ है 1/4 इंटू रूट ऑफ 2 पाई ई रेस टू क्या है माइनस ऑफ x माइनस 10 द होल स्क्वायर अपॉन 32. x ग्रेटर देन माइनस इंफिनिटी लेस देन इंफिनिटी. तो हमको डायरेक्टली मिलेगा इधर से. सिग्मा की जगह पे 4 है और म्यू की जगह पे 10 है. बरोबर. हाँ तो करो. म्यू प्लस सिग्मा इज 10 प्लस 4 14 and mu minus sigma is 10 minus 4, that is 6. So 6 and 14 are your answers, points of inflection. So this is your points of inflection. If x and y are two independent normal variables with mean 10 and 12 and SD as 3 and 4, मतलब x is following normal distribution जिसका mean 10 है and SD 3 है. This is SD, हाँ, मतलब this is mu and this is sigma, it is not variance. फिर y follows normal distribution जिसका mean 12 है and standard deviation 4 है. So this is mu 2 and this is sigma 2. This is mu 1 and sigma 1. हमको क्या चाहिए x plus y. ये फॉलो करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. फॉर्मूला होता है म्यू 1 प्लस एंड रूट ऑफ सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर. कर दो कैलकुलेट. करेक्ट. 10 प्लस 12 एंड ये आएगा रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. एडिटिव प्रॉपर्टी है ये. तो x प्लस वाई फॉलोज 22 comma root 25 is 5. That's your answer. SD is 5. C answer है. X follows normal distribution with parameters 3 comma 36 and Y follows normal distribution with parameters 5 and 64. Are two independent normal variate with their standard parameters of distribution. तो x plus y follows normal distribution with parameters 8 comma a और a का वैल्यू पूछा है. चलो ठीक है. तो x follows normal distribution with parameters 3 and 36, मतलब ये mu 1 है और ये sigma 1 square है. फिर y follows normal distribution with parameters 5 and 64, मतलब ये mu 2 है और ये sigma 2 square है. अभी वो बोल रहा है x प्लस वाई फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर्स 8 कॉमा a. तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे x प्लस वाई फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर्स म्यू 1 प्लस म्यू 2
comma root of sigma 1 square plus sigma 2 square. So this is 3 plus 5, 36 plus 64. 8 comma root of 100. मतलब एक ही जगह पे रूट 100 है and that will be 10. Is that clear? So your answer is 10. So any doubts? Clear? Okay. Next page पे 37th MCQ. For a normal distribution with parameters mu and variance, P of x greater than equal to mu minus 3 sigma less than equal to mu plus 3 sigma is equal to, मतलब ये कितना एरिया कवर करता है? तो वो लोग ने डेसिमल में दिया है 0.9973. समझ में आया? Which is 99.73. ऑप्शन ए 0.9973. इतना परसेंट एरिया कवर करता है वो लोग. क्लियर? फिर अटेम्प्ट योरसेल्फ 3 में 8th सम करो पहले. रेस्ट ऑल वी हैव डन. 8th इज लेफ्ट. चेक करो करेंगे कैसे इसको. इफ द एरिया ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व बिटवीन z इज इक्वल टू 0 टू z इज इक्वल टू 1 इज 0.3413, देन वैल्यू ऑफ फी ऑफ ए. मतलब तुम्हारा डायग्राम अगर तुम बनाओगे z इज इक्वल टू 0 इधर है, z इज इक्वल टू 1 यहां पे है और इसके बीच का एरिया दिया है 3413. हाँ, अपने को फी ऑफ 1 चाहिए. मतलब पी ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 1. तो 1 या 1 से कम. तो ये पूरा एरिया चाहिए. तो दिस इज 0.5 एंड दिस इज 0.3413. दोनों ऐड कर दो तो 0.8413. मतलब इफ यू डोंट डू डायग्राम इट इज ओके, बट समझ में आना चाहिए. चलो क्लियर है ये? समझ में आया? नाउ वी आर लेफ्ट आउट विद लास्ट 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो रिवर्स कैलकुलेशन है. तो थोड़ा ध्यान से करो. और ऐसा सब मॉड्यूल में नहीं है. खाली इधर रिवर्स कैलकुलेशन कभी कभी पूछ सकता है, तो बेटर है यू शुड नो हाउ टू डू इट. पेज 340 पे क्वेश्चन नंबर 18 चेक करो. 18 वो बाकी है अपना. 18 एंड 19. 18 करो तो 19 समझ में आएगा. So now see what they have given. 18. वो बोल रहा है wages of the workers are normally distributed with standard deviation of 100. मतलब सिग्मा दिया है 100 और बोला है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है. Probability that worker gets less than 300 is 33%. मतलब इधर प्रोबेबिलिटी दे दिया है. प्रोबेबिलिटी x लेस देन 300 इज 33%. मतलब 0.33. बराबर है. पूछा क्या है? फाइंड द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन. मतलब x बार नहीं दिया है. अभी तक सब में क्या आता था? स्टैंडर्ड डिविएशन आता था, x बार आता था, ये होता था, ये फाइंड करता था अपन. अभी उल्टा है. तो प्रोसीजर वही करने का. x में अपने को नहीं चाहिए, अपने को किस में चाहिए? z. तो z में कन्वर्ट करो.
x minus x bar upon sigma less than 300 minus x bar upon sigma is 0.33. तो P of z less than 300 minus x bar upon 100 is 0.33. बराबर, मतलब कैन आई से ये पॉइंट को मैं ए डिनोट कर सकता है ए, तो मैं नेक्स्ट लाइन में लिखेगा लेट ए इज 300 माइनस एक्स बार अपॉन 100. तो अल्टीमेटली मुझे मिलेगा P ऑफ Z लेस देन ए इज 0.33. हाँ या ना? हाँ, अभी इसका डायग्राम बनाऊंगी. ये माइनस इंफिनिटी, ये इंफिनिटी, दिस इज z इज इक्वल टू 0. अभी ये जो a है वो कहां पे डालू? राइट में डालू कि लेफ्ट में डालू? क्यों राइट? 0.33 0.5 से कम है तो लेफ्ट में डालेगा. समझ में आया? 0.5 से कम है ना ये. हाँ, प्रोबेबिलिटी है वो. मतलब तुम्हारा z इज इक्वल टू ए यहाँ पे है और उससे भी कम, मतलब ये वाला पार्ट, दिस इज 0.33. प्रोबेबिलिटी z लेस देन ए इज 0.33. बरोबर? हाँ ना? अपने को ये पॉइंट ढूंढना है. ये पॉइंट मिलेगा तो एक्स बार मिलेगा. समझा कि नहीं? अभी इतना अपने को पता है कि पूरा राइट हैंड साइड कितना होता है? 0.5 होता है. 0.5 में से 0.33 माइनस करो, मतलब कितना आएगा? मतलब तुम्हारा z इज इक्वल टू 0 और ये पॉइंट के बीच में एरिया 1.17 है. है ना? तो अभी तुम टेबल में देखो किधर वैल्यू 0.17 है, एरिया 17 किधर है? 0.17. मतलब कैसे देखेगा मैं समझाता हूं. देखो, सबसे पहला वैल्यू 0.00 कॉलम में वैल्यू शुरू होता है 0.40 से. फिर ऐसा हॉरिजॉन्टली जाओ तो 0.17 वैल्यू किधर है? तो चेक करो, 0.4 वाला रो और 0.04 वाला कॉलम मिला. मतलब तुम्हारा ये P ऑफ Z लेस देन A is equal to 0.5 minus, या फिर you can say it this way. Z less than A is 0.5 minus 0.33, which is 0.17. Therefore, P of Z less than 0.44 ना is 0.17. मतलब A का वैल्यू 0.44 हुआ. अभी A हमने क्या डिनोट किया था? x माइनस एक्स बार अपॉन 300 माइनस एक्स बार अपॉन 100 है ना, इज इक्वल टू 0.44. 100 को शिफ्ट करो तो 300 माइनस एक्स बार इज 44. एक्स बार इज 300 माइनस 44, तो एक्स बार इज 256. ये 344 आएगा. राइट, सॉरी. क्यों मालूम है? क्योंकि ये माइनस होएगा. ये माइनस होएगा. वाई? बिकॉज डायग्राम में किधर है ये? लेफ्ट साइड है ना, तो लेफ्ट साइड है इसलिए ये माइनस होएगा. तो ये माइनस 44 which is plus 44 and this is 344. करो, इट्स अ गुड क्वेश्चन. समझ में आया ना पॉइंट ढूंढने का कैसे?
हुआ है सब? सेम ऐसा नेक्स्ट करो, खाली उधर स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है. So the wages of worker are normally distributed with mean 172, probability of worker got less than 197.5, 69.5%. What is standard deviation? तो mean is 172, SD पूछा है, probability x less than 197.5 is 69.5% दिया है. मतलब P of x minus x bar upon standard deviation less than 197.5 minus x bar upon SD is 0.695. तो P of z less than 197.5 minus 172 upon standard deviation is 0.695. तो ये कितना 25.5 आया, 0.695 ऐसा आया क्या? तो अभी इसको के लेंगे हम लोग. A let A is 25.5 upon sigma. तो P of Z less than A पॉजिटिव रहेगा क्योंकि 0.695 है, which is more than 0.5. मतलब तुम्हारा ये पॉइंट A इधर रहेगा राइट साइड. अभी 0.695 है, मतलब ये वाला 0.5 है और ये वाला होएगा 0.195. मतलब पूरा Z less than this point is 0.695. समझा क्या? हाँ है ना? तो अभी तुम क्या ढूंढेगा, कौन सा एरिया 0.195 का पॉइंट में आता है? 0.195 का एरिया वाला पॉइंट कौन सा? 0.51. चेक करो. This is 0.5 plus 0.195. तो Z less than 0.51 is 0.195. तो A का वैल्यू आएगा 0.51. 25.5 upon standard deviation is 0.51. स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा 25.5 upon 0.51. कितना आता है वैल्यू? 50. चेक करो. फिर रिवर्स पैटर्न वाले ये दो सम है, मार्क करके रखो 18, 19. क्लियर? समझ में आया ये? करो 30th. That's your last sub. It's a good question. IQ of army volunteers in a given year are normally distributed with mean 110
and standard deviation is 10. Army wants to give advanced training to 20% of those recruits with the highest score. What is the lowest IQ score acceptable for the advanced training? And value of Z for area 0.3 is 0.84. Chalo, how do you do this? X बार 110 है, स्टैंडर्ड डिवीजन 10 है. वो बोलता है हाईएस्ट 20% रिक्रूट को एडवांस ट्रेनिंग पे भेजने का है. हाईएस्ट 20%. तो अगर ये तुम्हारा स्टार्टिंग है तो हाईएस्ट 20% मतलब यहां पे आएगा दिस इज 20% और यू से इट एज 0 पॉइंट. तो ये कितना आएगा? करेक्ट. तो ये पॉइंट तुमको दिया हुआ है, दिस इज 0.84. क्योंकि चेक करो ब्रैकेट में दिया है वैल्यू ऑफ Z फॉर एरिया 0.3. एरिया 0.3 का पॉइंट इज 0.84. समझ में आया? एरिया इज 0.3 एंड वैल्यू ऑफ Z इज 0.84. समझा? ये सुनो, अभी कर दो. हाउ डू डू दिस नाउ? मतलब x माइनस एक्स बार अपॉन सिग्मा इज इक्वल टू 0.84 आएगा क्योंकि मिनिमम मार्क्स है क्वालिफाई होने के लिए. तो हमको वही स्कोर फाइंड करना है. व्हाट इज द लोएस्ट IQ स्कोर? तो ये x माइनस 110 अपॉन 10 is 0.84. So x minus 110 is 0.84 into 10. 8.4. 110 plus 8.4 is 118.4. मतलब इतना मिनिमम मार्क्स आना चाहिए क्वालिफाई होने के लिए एडवांस ट्रेनिंग के लिए. मिनिमम IQ स्कोर, लोएस्ट IQ स्कोर इतना होना चाहिए. क्लियर? पूरा रिवर्स है ये. मतलब इधर अपन x का वैल्यू फाइंड कर रहा है. पहला क्वेश्चन में अपन ने x बार फाइंड किया, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन ने SD फाइंड किया. अभी ये क्वेश्चन में अपन क्या फाइंड कर रहे हैं? x फाइंड कर रहे हैं. क्लियर? करो ध्यान से. चलो, दैट फिनिशेस थियोरेटिकल. चलो हुआ. लेट्स स्टार्ट. चलो सीटिंग अरेंजमेंट. चलो सीटिंग अरेंजमेंट्स. सीटिंग अरेंजमेंट्स. देखो इसमें दो टाइप होता है. प्रैक्टिकली 3 टाइप होता है लेकिन 2 सेम ही होता है. एक होता है लीनियर. लीनियर अरेंजमेंट मतलब लाइन में, मतलब ऐसा लाइन में अरेंजमेंट होएगा. तो दिस इज योर लेफ्ट एंड दिस इज योर राइट. फिर दूसरा आएगा सर्क्यूलर अरेंजमेंट.
सर्क्यूलर अरेंजमेंट, तो उसमें लिखो लेफ्ट होता है क्लॉकवाइज एंड राइट होएगा एंटी क्लॉकवाइज। थर्ड होता है पॉलीगॉन अरेंजमेंट, उसमें भी सेम ही रहता है, पॉलीगॉन अरेंजमेंट। चलो क्लियर है। नाउ लीनियर अरेंजमेंट मतलब लाइन पे अरेंज कर रहा है, तो अपना लेफ्ट और जो अपन कर रहे हैं उसका लेफ्ट सेम होएगा, अनलेस दे स्पेसिफाई कि ये फेसिंग अवर साइड है। मतलब फॉर एग्जांपल राइट नाउ आई एम फेसिंग यू, मेरा लेफ्ट तुम्हारा राइट है, तो वो वर्डिंग से समझता है, करेक्ट। मेरा राइट तुम्हारा लेफ्ट है बिकॉज वी आर फेसिंग ईच अदर। लेकिन अगर तुम तुम्हारी साइड से ही फेस कर रहे हो तो तुम्हारा लेफ्ट लेफ्ट है और तुम्हारा राइट राइट है। सर्कल में क्या करने का, क्लॉकवाइज जाएगा उसको क्या बोलते हैं लेफ्ट, और एंटी क्लॉकवाइज जाएगा वो राइट। इज दैट क्लियर? है ना? इंफॉर्मेशन पढ़ो और अरेंजमेंट बनाओ एंड करो, स्टार्ट सॉल्विंग। इसमें और कोई थियरी नहीं है। पेज 172 क्लास वर्क 1, पेज 172 में फर्स्ट क्वेश्चन। अभी देखो क्या बोल रहा है। 5 बॉयज A, B, C, D and E are sitting in a row. A is to the right of B. तो A तुम्हारा B का राइट साइड पे है, एंड E is to the left of B but to the right of C। मतलब लेफ्ट साइड ऑफ B E है और C का वो राइट साइड है। फिर बोलता है A is to the left of D, मतलब A D का लेफ्ट साइड है। चेक करो, हु इज सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड, तो सेकेंड कौन है? इट इज E, दैट्स योर ऑप्शन C। चलो वी जस्ट स्टार्टेड विद सेटिंग अरेंजमेंट, चलो कर। ये समझ में आया? इंफॉर्मेशन पढ़ो, अरेंजमेंट बिठाओ एंड फिनिश करो। 6 children A, B, C, D, E and F are standing in a row. B is between F and D। तो शुरू करने का, B is between F and D, फिर E is between A and C। A does not stand next to F or D, मतलब C, E, A। फिर F is between which of the following pairs of children? हाँ, तो तेरा C, E, A इधर नहीं आएगा, तेरा ऐसा आएगा, C, E, A। तो अभी सैटिस्फाई हुआ ना सब? F is between which two pairs? C and D। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है तुम पहली बार जो अरेंजमेंट किया उसमें तुम्हारा सब मैच हो जाएगा। तो इसका रूल कैसा मालूम है? तुमने अरेंजमेंट कर लिया ना, फिर तुमको वापस एक बार पूरा क्वेश्चन देख के अरेंजमेंट देखने का सब सैटिस्फाई हुआ कि नहीं, फिर बाद में करने का आंसर। फिफ्थ का आंसर इको आया, क्या हो गया? हाँ कर, 2 आंसर है बरोबर से देख, पूरा अरेंजमेंट वापस चेक कर सैटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, कहीं ना कहीं गड़बड़ होता रहेगा। केशव 7th और 8 सेम ही है, खाली तेरा लेटर्स अलग है और वो लोग ने पॉइंट वाइज दिया है।
हाँ तो वो नहीं हो सकता ना, 3 जन है इसलिए ए आएगा। ए ही है लेकिन डी में भी दोनों सेम रो में है, एफ बी भी सेम रो है ना, लेकिन वो नहीं हो सकता कि वो 2 ही जन है, टोटल 3 है रो में। डी कैसे हो सकता है, टोटल 3 जन है रो में। अच्छा वो आंसर में बोल रहा है कि आंसर ए और डी दिया है, ए भी हो सकता है डी भी हो सकता है, ऐसा वो बोल रहा है। मैं बोला डी नहीं हो सकता है, ए ही होएगा खाली। 13 का अरेंजमेंट ढूंढो, तो तेरा अरेंजमेंट गलत है, तो वापिस अरेंजमेंट सही है कि नहीं वो रीड कर, क्वेश्चन और देखते जा सैटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, तूने जो अरेंज किया है वो, तो ही तुझे गलती मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ए टू एच कितने लोग हैं, 5th फ्रॉम लेफ्ट क्या है ए, एंड 6th फ्रॉम राइट बी। अभी उसको ये दोनों के बीच वाला चाहिए, मिडल इज एफ। 13 का आंसर एफ है, 14 का सी, 15 का डी, 16 का ए, एंड 17 का हुआ, 13 to 17 हुआ, 18 to 20 को मार्क करो। इट्स अ गुड क्वेश्चन, मस्त है, बनाओ, उसमें टाइम जाएगा लेकिन बनाओ, क्रैक होएगा। 2 अल्टरनेटिव है, ध्यान से। इसमें ना ऐसा क्वेश्चन में ना पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ने का, 10 में से ना 6 जन का इंफॉर्मेशन तो ऐसे ही दे दिया है, कुछ है ही नहीं उसमें, जो है वो उधर का है। इसलिए कैन नॉट बी डिटरमाइंड रहेगा ना। ए 23 to 25 का ये आया। अरेंजमेंट में एक चीज ध्यान रखो, ऑपोजिट साइड रहेगा तो राइट लेफ्ट चेंज हो जाएगा। ये आ रहा है क्या, (23) का आंसर डी। What is 24 का आंसर, none of this ना, and 25 is SV। इसलिए लिखते हो जब अरेंजमेंट करते हो ना, ऐसा लिखने का तो इजी हो जाता है, सामने वाले रो का राइट लेफ्ट लिख देने का। तेरे 2 अरेंजमेंट आए, ये देख 2 अरेंजमेंट ऐसा है, सॉरी नॉट दिस, ये है ना, हाँ ये 2 अरेंजमेंट है। एच और सी के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो
नहीं ना, नहीं बैठेगा। नॉर्मल 4 सीट बना सर्कल में, हो गया। चार ही तो जने सर्कल में, तो सीट 4 बनेगा। उसमें बी और सी एक दूसरे के सामने है। 4 गर्ल्स आर सीटेड फॉर अ फोटोग्राफ, मतलब ये सामने की साइड हो गया ना इन शॉट। तो उल्टा हो गया, मतलब ये तुम्हारा राइट है, ये तुम्हारा लेफ्ट है। शिखा इज लेफ्ट ऑफ रीना। मंजू इज राइट ऑफ रीना। Who is second from the left? तो रीटा आएगा। How do you do this now? 24 from right है and 13 from left है। क्यू और पी के बीच में 4 थोड़ी है। ओके, दिस टोटल इज 24 और ये 9 बचेगा, क्योंकि ये टोटल 4 है। दीज आर टोटल 4। तो 24 प्लस 9 इज, नहीं तो तुम ऐसा भी कर सकता है, 24 प्लस 13 37 माइनस 4। राइट से काउंट करेगा तो 24 है इधर, मतलब ये 24 तो है ही। अभी P और Q गिन के 4 है, तो लेफ्ट से P 13 है, थर्ड लेफ्ट ऑफ P 1 2 3, P और Q गिन के 4, तो 13 माइनस 4 मतलब यहाँ पे 9 है इतना, क्योंकि P लेफ्ट से 13 है। कैसे भी काउंट कर, 9 और 24 या फिर 24 प्लस 13 कर बीच का उड़ा दे, P और Q गिन के उड़ा दे। ये सेम है किधर, क्या हो गया है? एच कैसे बैठ रहा है? A lady member is second to the left of J. H J का लेफ्ट में है। कैसे? अच्छा, वो अपना लेफ्ट देख रहा है ना तू? ओके। जे आंसर है क्या? ये मिला, ये 30 मिला। हाँ, तो जे है ना। दिस इज इमीडिएट लेफ्ट, स्क्वायर टेबल है, तो है ना 34 का। क्या अटेम्प्ट योरसेल्फ कर रहे हो? करो, 22 समय करो, फिनिश करो, फिर नया टॉपिक नेक्स्ट वीक में करेंगे। सेट रिलेशन नेक्स्ट तो टॉपिक करेंगे। तो थियरी वाला करके आवा, उसमें कुछ पढ़ाने जैसा नहीं है, थियरी पढ़ के मार्क करना पड़ेगा तुमको यहाँ पे।
उसे जा करके आओ, टाइम वेस्ट मत करो। चले, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। हाँ, लेकिन होएगा नहीं। मतलब वो रियली बहुत ज्यादा फास्ट रहेगा। तुम लोग का ये प्रॉब्लम होने वाला है, यू कैन नॉट अटेम्प्ट फुल। मैं हम लोग का मेन वाला बैच में हाईएस्ट वाज 92। लेकिन एक है, अगर तुम इको और मैथ्स में 80-85 क्रॉस करता है ना, तो अकाउंट्स लॉ में 42-45 भी आया ना, तो थ्रू हो जाता है। तो टारगेट वैसा ही रखो। वो राउंड को इग्नोर करके करो पहले। राउंड एडजस्ट करके कुछ होता नहीं है ऐसा। बी के बारे में बात ही नहीं की है हम लोग ने, तो बी कहीं पे भी आ सकता है। डी कैसे आया? सेकेंड में इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है। सेकेंड क्वेश्चन मार्क करो, इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है शायद। डोंट डू इट। बी का एक नहीं, 2 जगह है। F is between A and D ना। A is between D and F। ये मेरे को बैड नहीं है, ऐसा मेरे को पूछो मत। सी आएगा, देख ले। ए एंड बी पार्टनर्स मतलब सामने बैठा है ना, सामने आता है ना, प्लेइंग कार्ड्स है। हाँ, who faces south? साउथ फेसिंग सी, बराबर है, सी आएगा। हाँ, मैं बी डाला नहीं है क्योंकि बी का इंफॉर्मेशन नहीं है। ऐसा ना, ठीक है, एक ही जगह बचता है इन शॉर्ट के लिए। ये सेकंड का आंसर ये आएगा, बरोबर है। 6 पैटर्न बनाओ, हेक्सागोन है वो, तो एक ही जगह बचा बी। मतलब राउंड एडजस्टमेंट नहीं है, वो खाली एडजस्टेंट है। He is round adjacent, he is adjacent to D, that's it. राउंड वर्ड नहीं है। अबे पर राउंड નથી ને, હેક્સાગન છે, 6 જગા છે।
ग्राउंड में 6 जण આવે. कभी भी 8 जगह रहेगा ना तो 8 डायरेक्शन बना के बैठेगा. तो फेसिंग ईच अदर मतलब अंदर ही सेंटर पे. क्यों नहीं आएगा. जेंट्स लेडीज ऑल्टरनेट होना चाहिए. बता होएगा. ये ऐसा है पहला इंफॉर्मेशन. अभी H is to the right of B. सर्कल में राइट मतलब एंटी क्लॉकवाइज. वैसे भी H तेरा लेडीज जेंटलमैन है और B लेडीज है, तो तेरा H इधर आ ही नहीं सकता है D के बाजू. तो G भी नहीं आएगा ना, उल्टा होएगा. B लेडीज है ना. G and H आया आंसर. तो B उल्टा होना चाहिए. B is to the right of H ऐसा होना चाहिए, या H is to the left of B होना चाहिए. राइट मतलब एंटी क्लॉकवाइज है. 7th में उल्टा कर दो. B is to the right of H ऐसा लिख दो. ये 5th का आंसर क्या आया? ऑप्शन बी. एंड 6 Q and R. 7th is A. थर्ड का कितना है? ए अद्वैत 4th क्या है तेरे को? नहीं तेरे को क्या है? एक मिनट. 4th वाला ऐसा आएगा ना. मुझे सी आ रहा है. पार्टनर्स का मतलब आमने सामने बैठ रहा है ना. प्लेइंग कार्ड में पार्टनर इज ऑलवेज आमने सामने, बाजू बाजू में नहीं बैठेगा.
या फिर अज्यूम करना पड़ेगा कि बाजू बाजू में बैठा है, तो भी सी इज फेसिंग नॉर्थ आएगा, हु इज फेसिंग साउथ। बरोबर है, तो आंसर शुड बी सी। क्योंकि पार्टनर प्लेइंग कार्ड में पार्टनर बाजू बाजू में कभी नहीं बैठता है, इट इज ऑलवेज सामने सामने। बाय दैट लॉजिक इट बिकम्स सी। Recording in progress. क्यों, उसमें क्या हो गया? मतलब वो ऐसा बात कर रहा है, स्क्वायर टेबल है ना, तो ये वाले अंदर फेस कर रहे और ये वाले बाहर फेस कर रहे। उससे तेरे को क्या करने है? उससे फर्क नहीं पड़ता अपने को। P is facing the center, मतलब P कॉर्नर पे है किधर, तो कहीं पे भी कॉर्नर से चालू करो। P है, अच्छा ऐसे इधर आएगा ना, तो बैठेगा ही नहीं ना, कैसे बैठेगा? बैठेगा ही नहीं। कैसे बता, इधर कौन है? वो ही नहीं है, थर्ड राइट ऑफ आर सेटिस्फाई नहीं हुआ है, तो मैंने जो पहले किया था वो बरोबर था। हाँ, इसलिए तो ये टी नहीं बैठेगा ना वैसा। हाँ, वो थर्ड सेकंड होना चाहिए, ऐसा आएगा। इधर टी आएगा। लेकिन Q इज नॉट सिटिंग बिसाइड V बोला है। ये W आएगा, ये ऐसा आएगा। Y इधर है, Y और R इधर है। अभी चेक कर, नहीं अभी देख, घुमाते रहने का। राइट मतलब एंटी क्लॉकवाइज गिर रहा है ना। ये लेटर कुछ और है, वाई इज नॉट सिटिंग बिसाइड सम अदर लेटर रहेगा। वो लाइन को समझो, इग्नोर करके फिर टी इज थर्ड टू द राइट ऑफ आर। वो स्टेटमेंट ही निकाल दे, समझ। वाई इज नॉट सिटिंग बिसाइड, वो स्टेटमेंट ही निकाल दे। अरे वो लाइन निकाल दो, वो लाइन में एक्चुअली मिसिंग स्टेटमेंट है, वाई इज नॉट सिटिंग बिसाइड, इतना कट कर दो, फिर बनाओ तो आएगा। मतलब बेसिकली वाई इज नॉट सिटिंग बिसाइड W या V या ऐसा कुछ रहेगा, लेकिन ठीक है, निकाल दो फिलहाल। लास्ट 19 to 22 में
y is not sitting beside वाला स्टेटमेंट निकाल दो तो तुम्हारा बैठ जाएगा। 18 का आंसर ये आया, आंसर ए ऑप्शन बी। अरेंजमेंट ऐसा बैठ रहा है ना, ये सीक्वेंस में बैठेगा। ये पार्श्व आया क्या? 19 का आंसर सी, 20 का ए, 21 इज एंड 22 इज डी। गुड क्वेश्चन, खाली वो स्टेटमेंट की वजह से अटक रहा था अपन। क्या हो चेंज हो जाता? सर्कल में लेफ्ट मतलब क्लॉकवाइज, राइट मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ऊपर नीचे से फर्क नहीं पड़ता है सर्कल में। कौन सा सम कर रही तू? प्रमोद इज सिटिंग राइट ऑफ राजन, बरोबर। राइट मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो राजन इधर आएगा, प्रमोद इधर आएगा, एंटी क्लॉकवाइज राइट। इधर नहीं ले सकती है ना तू, ये ऐसा लिखा है, ये वाला ना रॉन्ग है ना, ये क्लॉकवाइज हो गया, एंटी क्लॉकवाइज से। एक मिनट, प्रमोद इज राइट ऑफ राजन, सॉरी राजन इधर है तो प्रमोद राइट साइड पे, बराबर। फिर राजू इज सिटिंग बिटवीन ब्रिजेश एंड नवीन, राजू इज लेफ्ट ऑफ ब्रिजेश। And Rajan is to the right of Brijesh, बरोबर है, बैठ गया। लेफ्ट ऑफ नवीन इज राजू, लेफ्ट ऑफ ए 15 का आंसर क्या आया? ये अरेंजमेंट है। हाँ तो उसने लेफ्ट ऑफ नवीन पूछा है ना, लेफ्ट मतलब क्लॉकवाइज, बरोबर ये आएगा, लेफ्ट इज क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अब ये तो बेसिक, तो तेरा कंडीशन सैटिस्फाई नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, VTY आ ही नहीं सकता है। T is third to the right of R बोला है, is third to the T is third to the right। राइट मतलब एंटी क्लॉकवाइज। चलो क्लियर है, ये ऐसे ही बैठेगा और कोई अरेंजमेंट नहीं बैठेगा इसमें। यशी कौन सा कर रही है? लेफ्ट, क्लॉकवाइज इज लेफ्ट। ऐसे नहीं है, ऐसे। अरे किसी का भी ऐसे ही होएगा ना, क्लॉकवाइज मतलब जैसा क्लॉक जा रहा है। चलो हुआ, किधर पहुंचा? नहीं हो रहा है बहुत।
प्यू कौन सा सर्कल वाला? हाँ बरोबर। क्वेश्चन एक ही आएगा जिसमें 3-4 सब क्वेश्चन देगा। अगर एक अरेंजमेंट तुम्हारा वो रॉन्ग है तो सारे क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा। फोर्टीन तो इजी था। तो तेरे को कौन सा नहीं आ रहा है अभी? 15 पकड़ रही है तू, तो अभी कौन सा कर रही है? खाली ध्यान रख, सर्कल, स्क्वायर, पेंटागन, 5, 6, 7, 8 लोग। हाँ तो लाइन वाला है, लीनियर वाला है। इसमें कैसा करने वाला है? करते जाने का, लेकिन जब भी फाइनल अरेंजमेंट होएगा ना, फिर वापस पूरा एक बार क्वेश्चन पढ़ के टैली करने का, तो बरोबर है कि नहीं? वो हाँ उधर नहीं होएगा, उधर तुमको पूरा वापस पढ़ के टैली करना पड़ेगा कि तुम्हारा अरेंजमेंट बरोबर है कि नहीं है, फिर आंसर करने का। ये नेक्स्ट वीक में करके आ रहा है स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन। आधा हो गया, ठीक है, करके आओ। सेट रिलेशन के साथ वो भी खत्म करेंगे नेक्स्ट वीक में, फिर खाली डेरिवेटिव बचेगा। डेरिवेटिव आता किसको है? नहीं आता है, सॉरी। क्या दिशा? हाँ वांधो नहीं, तू खाली डेरिवेटिव कर, इंटीग्रेशन पे मत जा।